तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो ये मेरी 100वीं वीडियो है, मतलब ये मेरी 100वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 99 डाल चुका था, ये मेरी 100 वीडियो है। और अभी कुछ देर पहले ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर मैंने पार कर लिए। तो उसके लिए मैंने एक अप्रिसिएशन वीडियो भी डाली थी और आपका बहुत शुक्रिया अदा किया था मैंने। ठीक है। तो अब इस वीडियो में जब ये मैंने वीडियो बनाने का सोचा तो मैंने सोचा कि यार जब 100 वीडियो, तो थोड़ी देर पहले ही एक बंदे ने मुझसे कहा कि यार सर फिज़िक्स की और साइंस की वीडियो थोड़ी कम है, तो मैंने सोचा साइंस की बना लेते हैं। चलिए, तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की। ठीक है। तो आज हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। तो और ये मेरी तीसरी वीडियो है फिज़िक्स की। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ फिज़िक्स की। ठीक है। तो अब वो अगर देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वो वीडियोस बना रखी हैं स्टार्टिंग से, और बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से, कि आपका कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ना रहे। और अगर आप ये सीरीज़ पूरी देख लेते हैं फ़िज़िक्स की, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ़िज़िक्स से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, एसएससी माइंडसेट, जहाँ पर हम लेकर आते हैं सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, टिप्स, ट्रिक्स और सारे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमने पिछली बार जिस वीडियो में छोड़ा था वो न्यूटन थर्ड लॉ पे हमने ख़त्म किया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। क्या आएगा? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब आपको, पर इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं कि सिंपल भाषा में क्या होता है। अगर देखिए सिंपल भाषा में आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये 2 बॉक्स हैं। ठीक है। क्या है ये 2 बॉक्स हैं जो एक दूसरे से अटैच, बिल्कुल करीब करीब रखे हैं। ठीक है। ये 2 बॉक्स हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया F1, एक यहाँ से लगाया, ठीक है, F2। अब जब दोनों पे और इक्वल फोर्स पड़ रहा है, क्या F1 इक्वल टू F2 है। ठीक है। तो क्या ये कहीं से हिलेगा? नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का फोर्स सेम है, तो दोनों एक ही जगह रखे रहेंगे। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों का जो ना, जो वो था मोमेंटम था ना, वो कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं इसको इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ से लगा देता तो क्या होता, जो इसका जो फोर्स था ना वो भी यहाँ से जुड़ जाता। ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ से खींचते, हम इसको यहाँ से ही खींचते, तो क्या होता, ये F1 जुड़ जाता किससे? F2 से, तो F1 प्लस F2 हो जाता। ठीक है। तो सीधी बात ये है। और ये एक क्या होता है, एक स्पेशल फॉर्म भी है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें सीधे बात तो ये यही कह रहा है कि इसी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सिंपल भाषा में अगर उसकी डेफिनेशन बोलूँ, तो उसकी डेफिनेशन आपको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइड टू नो एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है, आर एक्टिंग। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स दैट व्हेन एवर वन बॉडी गेन्स वन मोमेंटम देन अनदर बॉडी लूज समथिंग। ठीक है। तो मतलब अगर कोई एक बॉडी कुछ मोमेंटम गेन कर रही है तो दूसरी बॉडी को उतना ही लूज करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये फोर्स यहाँ की जगह यहाँ से लगता या फिर यहाँ से लगता, तो इसका फोर्स इतना ही लूज होके यहाँ से जुड़ जाता। ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब कोई एक बॉडी कुछ मोमेंटम गेन कर रही है तो दूसरी बॉडी उतना ही लूज करेगी। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्लस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो मोमेंटम होता है ना वो कभी ख़त्म हो सकता है, कभी डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आगे शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है ना मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। प्लस इसके साथ ही साथ जब कोई 2 बॉडी आपस में टकरा रही होंगी, ठीक है, तो उससे पहले जो मोमेंटम होगा, जो एम होगा,
वही उनके टकराने के बाद भी होगा। तो मोमेंटम कभी चेंज भी नहीं होगा, टकराने से पहले या टकराने के बाद वो वही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन क्या है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशन कैसी है, तो पहला अगर एग्जांपल की बात करें तो पहला जो एग्जांपल है आपका वो हम लेते हैं रॉकेट का। रॉकेट देखा होगा आपने, ऐसे होता था। ठीक है, तो अब वो आसमान, यहाँ से उसके धुआं निकलता था। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर केमिकल भरा होता है, केमिकल बर्न होता है, तो बहुत ही हाई स्पीड का वेलोसिटी और मोमेंटम क्रिएट होता है जिससे ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, अब जब ऊपर जाता है तो इसका जो मास होता है और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, उससे मोमेंटम बनता है, तो ये बहुत ही स्पीड में ऊपर जाता है। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो कहाँ लगता है, जब रॉकेट ऊपर जा रहा हो। दूसरा, जब जेट एरोप्लेन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको याद रखना है, जब जेट एरोप्लेन जाते हैं वहाँ पर भी आपका लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से वो प्रेशर बनता है, मोमेंट वेलोसिटी पर मोमेंटम बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका लगता है। प्लस एक तीसरा जो है वो है बुलेट, जब निकलती है बंदूक से, जब बुलेट निकलती है तो वहाँ भी लगता है। कैसे कि बंदूक का कुछ मास होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बुलेट का कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। जब मास इनटू वेलोसिटी होगा तो क्या बनेगा, मोमेंटम बनता ही है। ठीक है, तो बस वही है कि 3 एग्जांपल हैं। आप ये 3 एग्जांपल बता देंगे तो काफ़ी होगा। एक तो रॉकेट का, एक जेट एरोप्लेन का, दूसरा जब बुलेट लगती है और हमारे हाथ को जो झटका लगता है, जब हम बुलेट फायर करते हैं तो हाथ को जो झटका लगता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के एग्जांपल हैं, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो ठीक है, तो अब हमारा आता है फ्रिक्शन। बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है। अगर फ्रिक्शन की बात करें तो कभी आप कहते हैं ना कि आपने हाथ रगड़ना या फिर आप ऐसा करना कि आप खुरदरी रोड पे आप अपने जूते घिस के देखना या स्लिप मारने की कोशिश करना, आप नहीं कर पाओगे, जबकि आप उल्टे गिर जाओगे। तो उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। अगर सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि एक बॉक्स है। ठीक है, और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, आपने कुछ फोर्स लगाया यहाँ से, स्मॉल फोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल, बट वो मूव नहीं हुआ, वो हिला नहीं। ठीक है, तो जैसे आपका कोई बॉक्स रखा है घर में, आपने उसे खिसकाने की कोशिश की और वो खिसका नहीं, रखा हुआ है नॉर्मली, तो क्यों नहीं खिसका, तो इसका मतलब कि वो जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ कुछ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का मतलब कुछ फोर्स अपोजिट साइड लग रहा है नीचे से। ठीक है, जिस वजह से वो खिसका नहीं। अगर वो बिल्कुल नहीं खिसका, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे, तभी तो खिसका ही नहीं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने आपको बताया था वैसे ही। अब क्यों नहीं खिसका, इसका कुछ रीज़न है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है बॉक्स की, ये बॉक्स है और बॉक्स के नीचे ऐसे कुछ खुरदरा खुरदरा होगा, रफ होगी कुछ सरफेस, और ये आपकी कुछ सरफेस होगी, ये भी कुछ थोड़ी सी ऐसी ऐसी होगी। तो ये एक इंटरलॉकिंग बना लेते हैं कि ये मतलब आपस में जुड़ गए, तो ये आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉकिंग बना लेते हैं, जिस वजह से ये हिलते नहीं है, मूव नहीं करते। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का सीधा सीधा जब परिभाषा बोले तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो हमारा मूव नहीं होता, तो इसका मतलब कि कुछ अपोजिट रिएक्शन वो ऑब्जेक्ट लगा रहा, फोर्स ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे ओरिजिनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकने के लिए, वो फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन फ्रिक्शन की। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, तो लॉज जानते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो ठीक है, बात करते हैं अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। तो ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पहला आपका वो है, वो क्या कह रहा होगा, तो पहला कह रहा है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। ठीक है, कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। तो सीधी बात तो वही है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, मतलब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो रोकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ही मोशन कम होगा। ठीक है। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि सेकंड हमारा ये कह रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस पे, वो डिपेंड होता है सरफेस पे, ठीक है, स्मूथनेस पे, और तीसरा वो होता है डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। अब डिपेंड का मतलब जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा फ्रिक्शन का, तो उतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। प्लस सरफेस कैसी है, वो चिकनी है खुरदरी है, वो भी डिपेंड करता है। अब आप जैसे आप चिकनी पे अब खिसकाएं मार्बल पे तो वो तुरंत खिसक जाएगा, पर अब एक डाबर की रोड पे आप खिसकाएंगे तो वो नहीं खिसकेगा। तो सरफेस पे डिपेंड करता है। स्मूथनेस वही कि वो कितना चिकना है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन, कि लुब्रिकेशन मतलब कि वो कितना चिकनाई कितनी है उस सरफेस पे, ठीक है, कि एकदम रूखी है गीली है क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। प्लस उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? थर्ड हमारा कह रहा है द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे? एरिया ऑफ सरफेस पे। एरिया ऑफ सरफेस मायने नहीं रखता इतना कि सरफेस का एरिया क्या है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ उसमें फ्रिक्शन कितना है। ओके। प्लस अब चौथा क्या है कि मास पे डिपेंडेंट बहुत होता है वो। मास पे डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो एक मास का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो जितना नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स हमें यहाँ से उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तभी तो हमारा कोई हल्का सामान होता है वो जल्दी खिसक जाता है और बड़ा सामान नहीं खिसक पाता है। ठीक है। तो ये चार लॉज ऑफ फ्रिक्शन थे, या कहें तो चार टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, या चार वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन है कि भाई ये चार तरीकों को, चार चीज़ों को ध्यान रखें तो हमारा फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, फ्रिक्शन के टाइप। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, कि टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, थ्री टाइप्स का होता है। अब इसके टाइप क्या है? अगर टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है कि जब बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, और तब हम उस पर फ्रिक्शन लगाएं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट में हो तब हम उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएं या फोर्स लगाएं, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तब जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सेकंड है हमारा डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी स्लाइडिंग में हो, ठीक है, जब हमारी बॉडी स्लाइड कर रही हो और तब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं उसे रोकने के लिए, या फिर उसमें फ्रिक्शन लगे, वो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन से, क्योंकि बॉडी पहले से ही हल्का सा मूव कर रही है तो उसमें कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए डायनेमिक फोर्स जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। थर्ड जो हमारा होता है वो हमारा होता है रोलिंग। इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जब बॉडी रोल कर रही हो, अगर रोल कर रही है तब हमें उसके ऊपर फ्रिक्शन लगे, वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ये तो आपके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और, हम इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसे हम काइनेटिक भी कहते हैं और स्लाइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तभी, काइनेटिक फोर्स तभी लगता है जब बॉडी स्लाइड कर रही हो, ठीक है, या रोल कर रही हो। तो ये आपको याद रखना है, या तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहलाएगा और डायनामिक फ्रिक्शन भी कहलाएगा। प्लस अगर बात करें हम फ्रिक्शन की तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक में होता है, ठीक है, फिर डायनेमिक में होता है, उसके बाद रोलिंग में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। तो यह बात करें तो रेस्ट पे, स्लाइडिंग पे और फिर रोलिंग पे।
ठीक है। तो फ्रिक्शन में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सॉलिड से जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं, पर अगर हम बात करें फ्लूइड्स या गैसेस या लिक्विड की, तो उनसे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। ठीक है। तो ड्रैग में क्या होता है मोस्टली, अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक वाइट कोई भी एक वाइट वो ले लीजिए थर्माकोल, बड़ा सा चौकोर सा, और उसे आप पानी के सामने रख दीजिए और फिर एकदम से पानी की स्पीड आएगी या फिर एयर आएगी तो वो उड़ जाएगा। ठीक है। तो देखा होगा जब आप कोई भी आंधी तूफान आता है तो वो ड्रैग करके ले जाती हैं, वही ड्रैग होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ड्रैग क्या होता है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, आपको याद रखना है कि फ्लूइड से होने वाला फ्रिक्शन ड्रैग कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है। ठीक है। और सॉलिड से होने वाला नॉर्मली फ्रिक्शन कहलाता है। ओके। और अगर जैसे इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखा आपने मीटियोर, जो उल्का पिंड गिरते हैं वो आसमान से गिरते हुए आते हैं ऐसे। ठीक है। पहले तो बड़ी स्पीड में आते हैं, पर जैसे ही वो एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उनकी स्पीड थोड़ी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन लगता है। जब एयर का फ्रिक्शन लगता है उनके ऊपर तो वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। वो सब आग पकड़ लेते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वही क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। जैसे आप अपने हाथों को घिसेंगे वो गर्म होने लगेंगे, तो इसका मतलब फ्रिक्शन हो रहा है तो वो गर्म हो रहे हैं। ऐसे ही जब वो मीटियोर फ्रिक्शन करता है एयर से तो वो धीरे धीरे हीट करता है फिर आग पकड़ लेता है। तो ये एक एग्जांपल है लिक्विड और फ्लूइड के फ्रिक्शन का या फिर ड्रैग का। ठीक है। और बात करें अगर फ्रिक्शन हमारा कहाँ कहाँ हमारा यूज़ आता है, तो वो हर जगह यूज़ आता है। अगर आप चल रहे हैं, चलने से लेके गाड़ी के टायर, हमारे पेन से लिखने के लिए, ठीक है, और हमारी कॉपी के पेजेस पे, ये सब ये जो आता है ये सब ये जो आवाज़ आ रही है आपको, ये सब फ्रिक्शन की है। ठीक है। तो वो हर जगह फ्रिक्शन लगता है, चाहे वो कोई सी भी जगह हो जहाँ हम कोई दो चीज़ आपस में कांटेक्ट कर रही हैं, वहाँ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। तो हमारे चलने से अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा पैरों पर तो हम स्लिप करके गिर जाएंगे। टायर्स में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी ब्रेक कहाँ से लगाएगी। पेन को हम अगर लिखेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो कॉपी पे स्लिप हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हर जगह फ्रिक्शन हमारा बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है। और कहाँ फ्रिक्शन हार्मफुल है, कहाँ हमारा वो खतरनाक है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमने यूज़फुल तो देख लिया कि भाई बहुत जगह यूज़फुल होता है, पर कहाँ कहाँ पहली बात जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पर जो मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो काम करने की ख़त्म हो जाएगी। जैसे टायर्स आपको हमेशा घिस जाते हैं गाड़ी के, तो आपको बदलने पड़ते हैं। क्यों? वो घिस रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। और हीट हो जाती है, कभी कभार आपने देखा होगा आप ड्रैग कर रहे हैं गाड़ी को या आपकी स्लिप हो गई तो कितनी हीट हो जाती है आपकी जो टायर्स होते हैं। या कभी कभार फ्रिक्शन की वजह से कई चीज़ों में आग लग जाती है, पेड़ पौधों में, जंगलों में। ठीक है। कभी मशीन के पार्ट से रबड़ के वो टूट जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आपके जूते के सोल वो भी घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो कुछ ये लॉसेस भी हैं फ्रिक्शन के, पर कुछ फ़ायदे भी हैं फ्रिक्शन के। ठीक है। तो बात हो गई है फ्रिक्शन की। अब उसे कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है। अगर रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस करने के लिए सबसे जो पहला मेथड है वह है पॉलिशिंग का, कि हम चीज़ों को पॉलिश करते रहें। ठीक है। दूसरा है हमारा लुब्रिकेंट्स का, हम उसमें लुब्रिकेंट्स लगाते रहें। ठीक है। और यूजिंग बॉल्स, बियरिंग बॉल देखा होगा आपने, साइकिल बाइक्स में बियरिंग बॉल्स यूज़ होती हैं, तो उनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद ये आ गया, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है। कि थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है हमारा, बात करेंगे हम थ्रस्ट एंड प्रेशर की। अगर थ्रस्ट को मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रेशर, पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जैसे एक बॉल है, बॉल को आप दबाते हैं, गुब्बारा है, गुब्बारा, बलून, बलून को आप दबाते हैं, तो वो जो उसमें प्रेशर लगता है वो हमारा यही नॉर्मली शायद जो साइंस वाला प्रेशर है वो उसे प्रेशर कहते हैं। ठीक है। और आगे अगर बोलें तो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। और ये डिपेंड किस पे करता है कि हम जिस चीज़ पे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगा रहे हैं उसका एरिया कितना है।
ठीक है, जितना एरिया होगा, जितना हमें चेंजेस लाना होगा एरिया में, उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सीधी बात कहें तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होता है, प्रेशर पे। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये इसके 2 फैक्टर हैं कि प्रेशर है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला तो फोर्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका एरिया। ठीक है, इन दो पे वो डिपेंड करता है। तो अगर सीधी बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, कि कितना फोर्स लग रहा है एक हमारे लिमिटेड एरिया पे, वो हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब बात करें अगर थ्रस्ट की, तो इसी को हम थ्रस्ट भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि थ्रस्ट का क्या मीनिंग आता है? तो अगर थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट हमारा क्या है? थ्रस्ट को हम सीधी सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम कह सकते हैं टोटल फोर्स। ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, टोटल फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज थ्रस्ट। तो यही हमारा थ्रस्ट कहला सकता है। तो प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, तो हमारा प्रेशर क्या होता है? जब कोई फोर्स लग रहा है किसी लिमिटेड एरिया पे और कोई बॉडी चेंज कर रही है अपनी शेप प्रेशर की वजह से, या कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टेट में, वो हमारा प्रेशर कहलाता है। और थ्रस्ट क्या होता है? हमारा टोटल सरफेस एरिया पे कितना टोटल फोर्स लगता है, वो हमारा थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था प्रेशर और थ्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट था। और इसी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कुछ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कोई भी बैग है, बैग की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो क्यों वाइड होती हैं। ठीक है, तो स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप्स, इसका मेन रीज़न क्या है? अगर इसका मेन रीज़न बात करें तो वो जितनी चौड़ी होंगी, ठीक है, तो उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उतना ही फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है वाइड स्ट्रैप्स का। दूसरा है कि जो हमारा नाइफ होता है, वो पेना जो हमारा शार्प नाइफ होता है वो हमारे ब्लंट नाइफ से जल्दी काट सकता है। जो शार्प नाइफ होता है वो हम क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसमें एरिया कम होता है, ठीक है, और फोर्स ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आसानी से वो चीज़, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो कट जाता है। ठीक है, और थर्ड हमारा एग्जांपल है कि जो हमारा हम चलते हैं पैदल, तो जब हम खड़े होते हैं तब कम प्रेशर लगता है, और जब चल रहे होते हैं तब ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो चल रहा होता है तो उसका पूरा जो वेट का वो होता है फोर्स, वो एक ही पैर पे आता है जहाँ पर एरिया कम होता है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये कम है और ये ज़्यादा है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा आएगा। और जब खड़ा होता है तब एरिया ज़्यादा होता है तो इसका मतलब प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो ये रीज़न थे। इस वीडियो में आपको मैंने जितने भी टॉपिक बताए, होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी इसके टॉपिक लेकर आएंगे फिज़िक्स से जुड़े हुए, जो इससे आगे के हैं, आर्किमिडीज़ वगैरह, और बाकी जो हमारी डेंसिटी है, ग्रेविटी है, ये सब लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन अभी इसके मैं अलग से कराता रहूँगा, मैं सिर्फ इस वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ वाली जो सीरीज़ है उसमें मैं इसके क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।